Good morning, students, and here we back with our social science class with a new chapter, that is agriculture from geography portion. So in this chapter we are going to read about the agriculture, its types and the crops which are grown in India, and the geographical and the climatic condition required to grow these crops. Basically इन्हीं सब टॉपिक्स को हम लोग इसमें इंक्लूड करते हुए कवर करेंगे। तो सबसे पहला, जैसे कि हमारा टॉपिक ही है एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर तो हम लोगों से वैसे ही बहुत जुड़ा हुआ है बिकॉज वी आर द इंडियन, एंड इंडियन जो कल्चर है या जो इंडिया का जो हमारे इकोनॉमी है, बेसिकली इंडिया क्या है, कृषि प्रधान देश है। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो एग्रीकल्चर है एक प्राइमरी एक्टिविटी है, सबसे प्राथमिक काम है यहाँ के लोगों का। और जैसा कि हम कहते हैं कि हमारी इंडिया क्या है, एक एग्रेरियन इकोनॉमी है, जिसमें कि 2/3 पॉपुलेशन जो है बेटा इसी में इंगेज है इन द एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। और एग्रीकल्चर हमारी प्राइमरी एक्टिविटी है, और ये बेसिकली वो चीज़ें प्रोड्यूस होती है इस सेक्टर में हमारे यहाँ पर जो कि हमारी पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड करती है। सो जब बार हम एग्रीकल्चर ही पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले एग्रीकल्चर वर्ड का मीनिंग समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एग्रीकल्चर, क्या मतलब होता है एग्रीकल्चर का। सो द वर्ड एग्रीकल्चर एक कौन सा वर्ड है, लैटिन वर्ड है ये एक, और इस लैटिन वर्ड एग्रीकल्चर का मतलब क्या है बेटा, 2 वर्ड से बना हुआ है, एग्रोस प्लस कल्चर। एग्रोस का मतलब होता है लैंड या फिर सॉइल, कल्चर का मतलब होता है टिलिंग और प्लॉइंग, उसको जोतना। एग्रो ज़मीन को, कल्चर जोतना, यानी टोटल एग्रो कल्चर दैट इज द टिलिंग ऑफ द लैंड। इट मीन्स एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, लैंड को टिल करना, टिलिंग ऑफ द लैंड, ज़मीन को जोतना, उसको क्या कहते हैं हम लोग, एग्रीकल्चर कहते हैं। अब एक और इसकी डेफिनेशन अगर हम लोग साइंटिफिक तरीके से देखते हैं तो एग्रीकल्चर इज़ एन आर्ट, एक कला है ये, एंड साइंटिफिक अप्रोच है ये फॉर ए कल्टीवेशन ऑफ वेरियस क्रॉप्स। अलग अलग तरह की क्रॉप्स को, फसल को हम लोग जब कल्टीवेट करते हैं, बोते हैं उसको, विद रियरिंग ऑफ एनिमल्स, साथ में क्या करते हैं, रियर करते हैं, पालते हैं एनिमल्स को, फिशिंग को, फॉरेस्ट्री करते हैं हम लोग, एनिमल हस्बेंड्री की जाती है। ओवरऑल इन सब एक्टिविटीज़ को हम लोग वैसे कहते हैं क्या है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ कहते हैं। तो एग्रीकल्चर एक आर्ट है जिसमें कि हम लोग कल्टीवेशन करते हैं अलग अलग तरह की क्रॉप्स को, प्लस रियर करते हैं जानवरों को, फिशिंग करते हैं, उसमें फॉरेस्ट्री भी आ जाती है और एनिमल हस्बेंड्री भी आ जाती है। तो ये टोटल मिला के क्या बनती है आपकी डेफिनेशन फॉर द एग्रीकल्चर। दैट मीन्स कि एग्रीकल्चर इज़ द टिलिंग ऑफ द लैंड, इट इज़ अ लैटिन वर्ड, और द डेफिनेशन फॉर द एग्रीकल्चर इज़ द agriculture is an art and a scientific approach for cultivation of various crops with rearing of animals, fishing, forestry and animal husbandry. So this is the definition for your agriculture. Now come to the again to India, कि इंडियन इकोनॉमी, जैसे हम कह रहे थे अभी कि इंडियन इकोनॉमी जो है हमारी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। हमारी जो क्या है, इंडिया एक कृषि प्रधान देश है। तो अगर हम इसको बात करते तो हम एग्रीकल्चर कैसे इम्पॉर्टेंट है इंडियन इकोनॉमी में। सो व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। तो इसके लिए ये जो क्वेश्चन है आपका, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आपके लिए, कि पूछ सकते हैं क्वेश्चन आपका कि राइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। तो इसके आंसर के लिए आप क्या लिखेंगे। तो बेटा जब क्वेश्चन आता है आपका कि राइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, सबसे पहला कि जैसा कि हमको पता है कि इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री, एक कृषि प्रधान देश है। इट्स कंट्रीब्यूशन इन इकोनॉमी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यानी इकोनॉमी में उसका कंट्रीब्यूशन, उसका जो सहयोग है, उसका जो योगदान है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसा करती क्या क्या है एग्रीकल्चर, क्या क्या प्रोवाइड करती है हमें, तो वो हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहला, इंडियाज़ 2/3 population is engaged in agricultural activities and it is called
एज द एग्रेरियन कंट्री। एग्रेरियन कंट्री क्यों कहते हैं? बिकॉज हमारे यहाँ पे 2/3 पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन का 2/3 भाग जो है हमारा किस में इंगेज है? इट इज इंगेज इन द एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, यानी खेती बाड़ी की जो काम है इन सब चीज़ों में जुड़े हुए, इन सब चीज़ों को वो करते हैं। यानी कि हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर जो है 2/3% जो पॉपुलेशन है उसको काम प्रोवाइड करती है, उसको एम्प्लॉयमेंट देती है। इसीलिए क्या है, एक इम्पॉर्टेंट है एग्रीकल्चर किसमें? इंडियन इकोनॉमी में। तो सबसे पहला उसका इम्पोर्टेंस क्या हो गया कि वो जॉब प्रोवाइड करती है, एम्प्लॉयमेंट देती है। इट यूज टू एम्प्लॉय द पीपल, इसमें उन लोगों को काम देती है। जो बेरोजगार लोग हैं वो इसमें काम कर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को चला रहे, सर्वाइव कर रहे हैं। दे यूज टू अर्न देयर लाइवलीहुड। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट है बेटा इसमें कि एग्रीकल्चर इज प्राइमरी एक्टिविटी विच प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम। अब एग्रीकल्चर क्या है? आपकी एक प्राइमरी एक्टिविटी है जो कि जितना भी हम लोग खाना खाते हैं, जो हम खाना खाते हैं वो किससे मिलता है? हमको एग्रीकल्चर से मिलता है। दैट मीन्स कि इट प्रोवाइड फूड, इट प्रोवाइड फूड टू द पीपल ऑफ योर कंट्री। जो हम खाना कंज्यूम कर रहे हैं, खाना खाने के लिए जो भी आपको ये फूड प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं वो किससे मिलते हैं? एग्रीकल्चर से। खेती बाड़ी करी जा रही है तो वहाँ से हमको ये मिलते हैं। जैसे अब आप रोटी खाते हो, रोटी खाते हैं तो हम लोग को वीट कहाँ से मिलता है? किसान बोएगा गेहूँ, तभी वो उसको हम लोग उसका लेंगे, उसको पीसेंगे, तब हम जो है उसको रोटी बनाएंगे। देन वी आर गोइंग टू कंज्यूम, दैट मीन्स वी आर गेटिंग फूड फ्रॉम द एग्रीकल्चर। तो सेकेंड इम्पॉर्टेंस क्या हो गई आपकी एग्रीकल्चर की? दैट इट प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम। जो भी हम ज़्यादातर खाना खाते हैं वो सारा कहाँ से मिलता है? हम लोगों को एग्रीकल्चर से मिलता है। थर्ड इसकी इम्पोर्टेंस क्या हो गई बेटा कि इट प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर द वेरियस इंडस्ट्रीज। अलग अलग इंडस्ट्रीज जो है, जो हमने जैसे भी आगे आप पढ़ोगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, उसमें आएगा कि कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जो कि खेती बाड़ी पर निर्भर करती हैं, दे डिपेंड्स ऑन द एग्रीकल्चर। दैट मीन्स कि दीज इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल उनको कहाँ से मिलता है? एग्रीकल्चर से मिलता है उनको, जो उसका कच्चा माल होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल इंडस्ट्री है आपकी, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जैसे कपड़ा बनता है, तो वो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है वहाँ पर रॉ मटेरियल क्या होगा? उसका कॉटन है। तो वो कॉटन कहाँ से मिलता है? कॉटन कहाँ से मिलेगा? फार्म से मिलेगा। कॉटन उगाया जाता है किसानों द्वारा, फार्मर्स जो उसको वो करते हैं, ग्रो करते हैं। दैन वी गेट द कॉटन एंड द कॉटन इज देन इट इज दैट मेड दैट फाइबर। और उस फाइबर से क्या मिलेगा आपको? उसको वीव करके हम लोग नीट करके उसको क्या बनाते हैं? कपड़ा बनाते हैं। फाइनली टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में वो क्या आता है? रॉ मटेरियल की तरह यूज होता है। और क्या हुआ इसका? यानी कि रॉ मटेरियल कहाँ से मिला वहाँ पर? एग्रीकल्चर से। तो थर्ड इम्पॉर्टेंस क्या हुई बेटे इसकी कि दैट इट प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज। अलग अलग इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करता है। कौन करता है? एग्रीकल्चर प्रोवाइड करती है उसको रॉ मटेरियल। देन द फोर्थ पॉइंट या फोर्थ इम्पॉर्टेंस कि किस लिए इंडस्ट्री ये एग्रीकल्चर इम्पॉर्टेंट है इंडियन इकोनॉमी में। तो फोर्थ वन इज दैट इट प्रोवाइड मेनी प्रोडक्ट फॉर ट्रेड विद अदर कंट्रीज। यानी कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करती है एग्रीकल्चर, जिससे हम क्या करते हैं? ट्रेड करते हैं दूसरे देशों के साथ, व्यापार करते हैं दूसरे देशों के साथ। जैसे टी, कॉफ़ी, कॉटन, शुगर केन, बाकी जो चीज़ें हैं उन सबको कहाँ उगाया जाता है आपका? हम लोग उनको एग्रीकल्चर में खेतों में उगाते हैं। एग्रीकल्चर के थ्रू हम लोग उसको अटेन करते हैं, उसको लेते हैं। सो फोर्थ इंपॉर्टेंस क्या होगी बेटे इसकी एग्रीकल्चर की इंडियन इकोनॉमी में? दैट इट प्रोवाइड मेनी प्रोडक्ट। बहुत सारी ऐसी चीज़ें देती हैं जिससे ट्रेड होता है, व्यापार होता है दूसरे देशों के साथ। व्यापार होता है तो यानी एक ये पॉइंट हुआ। फिर एक पॉइंट क्या बन सकता है आपका कि इट हेल्प अस टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज। विदेशी मुद्रा जो है उसको अर्न करने में हेल्प करती है वो हमें। कौन? एग्रीकल्चर। कैसे करती है कि भाई हम दूसरे देशों से हम लोग क्या करते हैं?
सामान बेचते खरीदते हैं तो उससे पैसा मिलता है, तो वो जो बेचने के बाद जो आपको पैसा मिलेगा वो किस में मिलेगा? आपको फॉरेन एक्सचेंज जो है उन्हीं की करेंसी मिलेगी। तो वो क्या है, एक हमारे लिए क्या होती है, इम्पॉर्टेंट होती है अपनी कंट्री के लिए। तो हम लोग के पास भी फॉरेन एक्सचेंज आ गया, यानी कि वो भी एक सोर्स है, एग्रीकल्चर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करने का। देन एग्रीकल्चर क्यों इम्पॉर्टेंट है इंडिया के लिए? कि इंडिया में जो भी काम होता है, जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं, बेची जाती हैं, गुड्स सर्विसेज जो भी हैं, उन सब में 25% जो है कंट्रीब्यूशन किसका है? एग्रीकल्चर का। इट कंट्रीब्यूट्स अबाउट 25% टू द जीडीपी। जीडीपी क्या होता है बेटा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं इसको हिंदी में। इसका मीनिंग क्या हुआ? जीडीपी का मतलब होता है कि तीनों सेक्टर में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिशरी सेक्टर में जो भी चीज़ें बनती है, फाइनल जो चीज़ें तैयार होती हैं, उनकी जो वैल्यू होती है, फाइनल वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ऑल 3 सेक्टर्स, उसकी जो वैल्यू होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। तो हमारा ये जो सेक्टर है प्राइमरी सेक्टर, इसमें एग्रीकल्चर भी आता है भाई। तो एग्रीकल्चर जो है वो कम से कम 25% कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में। तो ओवरऑल क्या हो गए आपके? इसके 6 पॉइंट्स हो गए कि एग्रीकल्चर क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं हम लोग। सबसे पहला, एग्रीकल्चर क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज क्या है कि ये 2/3 पॉपुलेशन को जॉब प्रोवाइड करता है। दूसरा, ये हम जो खाना कंज्यूम करते हैं, जो फूड कंज्यूम करते हैं, इट प्रोवाइड द फूड दैट वी कंज्यूम। थर्ड, इट प्रोवाइड द रॉ मटेरियल फॉर द वेरियस इंडस्ट्रीज। फोर्थ, it provide many products for the trade with the other countries. Fifth, it help us to earn foreign exchange. And finally, it contribute about 25% of the GDP. Gross domestic production में 25% जो है वो हमारे को contribute करके देती है। तो that means कि agriculture plays very important role in our economy, that is in Indian. Okay, now the next topic is टाइप्स ऑफ फार्मिंग। अभी तक हमने पढ़ लिया एग्रीकल्चर क्या होती है, एग्रीकल्चर के इम्पोर्टेंस क्या है इंडियन इकोनॉमी में। नाउ कम टाइप्स ऑफ फार्मिंग। कौन कौन सी तरह की फार्मिंग होती है इंडिया में? तो बेटे इसमें 3 फार्मिंग को पढ़ेंगे, है तो कई लेकिन हम बेसिक 3 को पढ़ते हैं। तो फर्स्ट इज द प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग में ही आपका एक और आ जाता है जिसको क्या कहते हैं? प्लांटेशन, इसी में आ जाता है वो। ओके, तो सबसे पहला जो हम, ये 3 हो गई आपकी, प्रिमिटिव, इंटेंसिव, कमर्शियल। अब हम लेके सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे वो होगा हमारा प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, यानी प्राथमिक। प्रिमिटिव का ही मतलब होता है प्राथमिक। प्राथमिक का मतलब क्या होता है? पुरानी, बहुत पहले जो जिसको हम करते थे, जिस एग्रीकल्चर को, जिस तरीके की फार्मिंग को हम करते थे, उसे क्या है? प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहा जाता है। तो सबसे पहला हम लेते हैं इसमें प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के थ्रू हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटे? इसके फीचर्स पढ़ेंगे कि क्या क्या मेन फीचर्स क्या क्या हैं इसके। तो सबसे पहला पॉइंट कि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती क्या है, इसमें होता क्या है, किस तरीके की फार्मिंग है, कितने लोग एंगेज होते हैं, क्या प्रोडक्शन होता है, मिट्टी कैसी होती है, वो सब इसमें हम देखेंगे। सबसे पहला कि दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड। इस तरीके की जो खेती होती है, इस तरीके की जो एग्रीकल्चर होती है, फार्मिंग होती है, खेती बाड़ी होती है, कृषि होती है, वो करी जाती है कहाँ पर? बहुत छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़ों पे की जाती है। वो पहला पॉइंट हो गया कि ये फार्मिंग जो होती है बहुत छोटे छोटे जो लैंड फॉर्म्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे जो लैंड, स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड होते हैं, उस पर की जाती है। दूसरा पॉइंट कि प्रिमिटिव फार्मिंग में, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में खेती बाड़ी करते समय औजार तो चाहिए, ये तो है नहीं कि हाथ से खोदेंगे वो लोग। तो जो उसमें टूल्स यूज होते हैं, जो औजार यूज होते हैं, वो कैसे होते हैं? प्रिमिटिव होते हैं, पुराने होते हैं, प्राथमिक होते हैं, नए नहीं होते, ट्रेडिशनल होते हैं वो। तो प्रिमिटिव टूल्स आर यूज्ड, जैसे कि होए, दाव एंड डिगिंग स्टिक्स, खोदने वाली जो लकड़ियाँ या होती है वो भाले से वो
होए क्या होती हैं, जिससे हम जैसे भूसा उठाते हैं जो फॉक की तरह होती है, यानी आगे ऐसे बना रहेगा, उसके आगे 3 इस तरह से कांटे से बने रहते हैं, तो उस तरह दिखती है, उसे क्या कहते हैं, होए कहते हैं। दाव जिससे काटने का काम करते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या, सिकल भी होता है, एक दराती होती है, ये सब क्या है हमारे प्रिमिटिव टूल्स है, प्रिमिटिव औजार हैं जिनको यूज़ किया जाता था, किसमें के करते हैं, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में। इस तरीके के औजारों को, इस तरीके के जो टूल्स हैं उनको यूज़ किया जाता है। थर्ड फीचर क्या है बेटा इस प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की, कि इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग फैमिली कम्युनिटी लेबर्स आर यूज्ड। इस तरीके की जो फार्मिंग होती है इसमें फैमिली मेंबर्स जो होते हैं वो सब काम करते हैं। कई बार आस पड़ोस के लोग जो होते हैं उनको भी साथ में काम पे लगा लिया जाता है। एंड बेसिकली बाहर से या किसी इस तरीके से कोई दूसरे काम नहीं करते, आपस में फैमिली मेंबर ही जो होते हैं वो मेनली इसमें अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। दे यूज टू वर्क इन द फार्म्स। तो इसका नेक्स्ट फीचर क्या होगा बेटा, फोर्थ फीचर जो हम बात करते हैं अभी, तो फोर्थ फीचर है इसका, फार्मर्स डिपेंड ऑन द मॉनसून एंड नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। यानी किसान जो हैं वो पानी के लिए या उसकी जो फर्टिलिटी है, उर्वरक शक्ति जो है उसकी, जो उसके अंदर कितने न्यूट्रिशंस हैं, ये सब न्यूट्रिएंट्स हैं, वो किस पे डिपेंड करता है, मॉनसून पे। यानी सॉइल की फर्टिलिटी, अगर जैसी मिट्टी है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसी मिट्टी है, प्लस पानी के लिए वो किस पे डिपेंड होते हैं, निर्भर होते हैं, मॉनसून पर डिपेंड होते हैं वो। तो ये पॉइंट क्या हो गया आपका, कि फार्मर्स बेसिकली डिपेंड ऑन द दिस मॉनसून। फिर आता है पॉइंट आपका कि लैंड प्रोडक्टिविटी इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज वेरी लो। इस तरीके की जो फार्मिंग है बेटा, इसमें जो लैंड की प्रोडक्टिविटी है, जो उसके अंदर उत्पादन करती है जो ज़मीन, जो उस पर फसल उगाई जाती है, क्रॉप उगाई जाती है, तो प्रोडक्टिविटी कैसी है उसकी, बहुत ही कम है, लो है। क्योंकि वो लोग क्या है, ना तो मैन्योर यूज़ करते हैं, ना ही वो लोग कोई फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, ना पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, ना ट्रैक्टर यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे प्रोडक्शन क्या है, बहुत ही कम हो पाता है। और बेसिकली ये वाला जो होता है ना, ये इस तरीके की फार्मिंग, इस पे जो प्रोडक्शन करते हैं वो लोग जस्ट टू सरवाइव, अपनी फैमिली के खाने के लिए ही वो लोग इसमें खेती बाड़ी करते हैं, फॉर देयर कंजम्पशन, ओनली टू फुलफिल द नीड ऑफ देयर फैमिली के लिए वहाँ पर प्रोडक्शन किया जाता है। फिर दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज डन टू सर्वाइव, जो अभी पॉइंट बताया मैंने आपको कि इस तरीके की जो फार्मिंग होती है बेसिकली उसमें सिर्फ अपनी फैमिली को सर्वाइव करने के लिए, उनको खाना प्रोवाइड करने के पर्पज से ये खेती की जाती है। अब इट इज़ ऑल्सो, अब अच्छा इसका एक और है कि इंडिया में इस तरीके की जो फार्मिंग है अब भी प्रैक्टिस की जाती है, अब भी की जाती है। इन इंडिया दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज स्टिल प्रैक्टिस इन सम पार्ट्स, कुछ भागों में अब भी की जाती है इस तरीके की खेती बाड़ी। यानी कहाँ, और इस तरीके की खेती को क्या कहते हैं बेटा, अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश काट देना, बर्न जला देना, काट कर जला देना, यानी कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। ये आप लोग 8th क्लास में पढ़ चुके हो, आपका जो ट्राइबल ग्रुप के बारे में बताया गया था उसमें था ये। तो इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, ये जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है, इसमें करते क्या है बेसिकली, जो फार्मर होता है ज़मीन के छोटे से टुकड़े को लेता है, ही यूज टू कट द ट्रीज ऑफ दैट पैच ऑफ लैंड एंड बर्न दैट ट्रीज ओवर देयर ओनली। और जो राख होती है, जो ऐश होती है, जस्ट मिक्स इन द सॉइल एंड इट एनरिच द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। तो किसान क्या करता है, जो ट्राइबल होता है या जो किसान होता है वो क्या करेगा, छोटे से ज़मीन के टुकड़े को काटेगा, जंगल में होएगा, काटेगा उसको, वो उस पर जो भी पेड़ पौधे काट कूट के उसने हटाए हैं उन सबको वो जला देगा। और जलाने का मेन मकसद क्या होता है बेटे, यहाँ पर जो उसको जलाता है वो, द लैंड देन लीव आइडल, और जब उसको जला जुलू के उसकी फर्टिलिटी बढ़ा देगा। अब वो क्या करेगा, कई समय तक उसके ऊपर अपना खेती बाड़ी करता रहेगा, लेकिन 4 साल 5 साल उसके बाद उसकी फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है। अब वो क्या करता है, द लैंड देन लीव आइडल, उस जमीन को खाली छोड़ देगा वो फॉर फ्यू ईयर्स, कुछ सालों के लिए। किस लिए,
टू रीप्लेनिश द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, सॉइल की फर्टिलिटी को रीप्लेनिश करने के लिए, वापस गेन कर लेगी ज़मीन उस फर्टिलिटी को, इसके लिए उसको कई साल के लिए छोड़ देता है वो, और फिर आगे चला जाता है, आगे जाके दूसरी ज़मीन के टुकड़े को काटता है वहाँ पे पेड़ों को, और वहाँ पे उसको जलाता है, फिर यूज़ करता है वो। और एक और चीज़ कि यहाँ पर लैंड प्रोडक्टिविटी जो होती है बहुत ही कम होती है। और एक और चीज़ बेटा इसमें एक और ख़ास बात क्या है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर में, इसमें जो चांसेस होती हैं एक्सीडेंटल चेंज, जो चांसेस होती है बहुत ज़्यादा होती हैं। क्यों क्या करता है ये किसान यहाँ पर कि पेड़ों को काटता है और जला देता है। जलाते समय कई बार क्या हो जाता है कि ये जो आग होती है वो जंगल में फैल जाती है, जिसका नुकसान क्या होता है, काफ़ी पेड़ पौधे जानवर जो है उससे मर जाते हैं और जंगल में पेड़ जो है वो जल जाते हैं, तो एक नुकसान भी होता है। बेसिक अपने शायद 9th में आपने पढ़ा हुआ था कि जो ब्रिटिशर्स थे दे यूज्ड टू डिसएनकरेज दिस टाइप ऑफ फार्मिंग। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि क्योंकि वो लोग अपने जैसे जंगलों में वो उगाते थे पेड़ पौधे या टिम्बर उगाते थे अपने काम यूज़ के लिए, इन लोगों की खेती बाड़ी की वजह से जब ये लोग जलाते थे ऐसे पौधों को, पेड़ों को, तो पूरी आग फैल जाती थी। जहाँ पर जो उन्होंने ब्रिटिशर्स ने जो पेड़ लगा रखे होते थे वो भी जल जाते थे, तो इन्होंने इसके ऊपर बैन लगा दिया था स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के ऊपर। तो बेटा अब आता है आपका कि यहाँ पर अलग अलग देशों में इस प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग जो होती है इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना, अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें देखो थोड़े से नाम आपको बता रखे हैं, इसमें क्या क्या नाम है। जैसे मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में इसको क्या कहते हैं, मिल्पा कहते हैं। क्या कहते हैं? मिल्पा, MILPA, मिल्पा कहा जाता है इसको। देन वेनेजुला में इसको कॉन्युको कहा जाता है, वेनेजुला में कॉन्युको कहा जाता है, CONUCO। ब्राज़ील में रोका, ROCA। सेंट्रल एशिया में मैसोल, MASOLE, मैसोल कहा जाता है। इंडोनेशिया में लदांग कहा जाता है, LADANG। वियतनाम में रे, RAY। यानी दूसरे देशों में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को, जिसको घुमंतू भी कहते हैं हम लोग अपने यहाँ पे, तो घुमंतू एग्रीकल्चर, जूम एग्रीकल्चर भी, जूमिंग एग्रीकल्चर कहा जाता है इसको। तो दूसरे देशों में इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे मैक्सिको हो गया मिल्पा, वेनेजुला कॉन्युको, ब्राज़ील रोका, सेंट्रल एशिया मैसोल, इंडोनेशिया लदांग, वियतनाम रे। अब ये तो हमने पढ़ लिया दूसरे देशों में। अब हमारे यहाँ पर भी अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से ये बुलाई जाती है, जानी जाती है, इसके अलग अलग नाम हैं। तो क्या क्या नाम है वो ये देखते हैं। अब आते हैं इंडिया में। तो इंडिया में अलग अलग नाम से बोला जाता है इस एग्रीकल्चर को। यहाँ पे स्टेट्स लिख दिए मैंने और यहाँ पे नेम्स हैं। तो बेटा सबसे पहले मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जूम एग्रीकल्चर को या फिर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को या फिर आपके प्रिमिटिव एग्रीकल्चर को बेवार या दहिया नाम से बुलाया जाता है। बेवार या दहिया नाम से बोला जाता है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। सेकंड आइए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में प्रिमिटिव एग्रीकल्चर को पोंडू या पेंडा कहा जाता है। पोडू या पेंडा, PODU, पोडू या फिर पेंडा बोलते हैं। कहाँ पे बोलते हैं बेटा? ये आंध्र प्रदेश में। अब आइए उड़ीसा। तो उड़ीसा में इसको पामा दाबी या फिर कोमान या ब्रिंगा बोला जाता है। 3 नाम है इसके, देखना, पामा दाबी, कोमान, ब्रिंगा, ये 3 नाम है अलग अलग इसको, जहाँ पे उड़ीसा में इसको इस नाम से बोला जाता है। कि कैसी खेती है? पामादाबी, कोमान या ब्रिंगा। जैसे हम कहते हैं प्लांटेशन फार्मिंग है, प्रिमिटिव है, इंटेंसिव है, तो यहाँ पे लोग क्या कहते हैं अपनी प्रिमिटिव को? पामादाबी, कोमान, ब्रिंगा। फिर आइए वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में प्रिमिटिव एग्रीकल्चर को कुमारी कहा जाता है, KUMARI। देन
साउथ ईस्ट राजस्थान, राजस्थान का जो साउथ और ईस्ट का जो पार्ट है यानी नीचे की तरफ जो पार्ट है उधर पे राजस्थान में प्रिमिटिव एग्रीकल्चर को क्या कहते हैं, वॉल्टायर कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है, वॉल्टायर, यानी कि वहां पे इसका नाम क्या है, वॉल्टायर या फिर वालर, वालायर, VALRE, ये इसको वहां इस नाम से भी बोला जाता है। क्लियर। फिर आइए हिमालय की तरफ कि हिमालय में क्या बोला जाता है, इसको खिल बोला जाता है, KHIL, खिल के नाम से बुलाया जाता है। झारखंड में इसको कुरुवा, KURUWA, कुरुवा के नाम से बुलाया जाता है। नॉर्थ ईस्ट जो रीजन्स हैं, यानी कि आपका नॉर्थ ईस्ट कौन से एरिया होते हैं बेटा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, ये सारे क्या हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट बोलते हैं इसको 7 सिस्टर्स भी बोला जाता है, 7 बहनें हैं जो यानी एक साथ हैं तो इसको 7 सिस्टर्स भी बोल देते हैं। तो क्या है वहाँ पे किस नाम से बोलते हैं, इसको जूमिंग कहते हैं, जूम कल्टीवेशन भी बोला जाता है। मणिपुर में इसको पामलुआ बोला जाता है। देन बस्तर, छत्तीसगढ़ का जो बस्तर प्लस अंडमान निकोबार में, बस्तर और अंडमान निकोबार में इसको दीपा के नाम से बुलाया जाता है। यानी हमारे यहाँ पे प्रिमिटिव एग्रीकल्चर को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। तो ये सारे वो नाम हो गए जिस नाम से इनको बुलाया जाता है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे बेटा कि जो दूसरी है आपकी द सेकेंड टाइप ऑफ दिस कल्टीवेशन या दिस फार्मिंग इज द इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, यानी इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के फीचर्स क्या क्या हैं। सेकेंड टाइप ऑफ एग्रीकल्चर या फार्मिंग क्या है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो इसका फर्स्ट फीचर या फर्स्ट इसकी जो खासियत है, विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक है, तो वो क्या है कि दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड ऑन बिगर लैंड होल्डिंग, बड़ी जो लैंड होल्डिंग है यानी बड़े बड़े जो खेत हैं उनमें ये किया जाती है, ये फार्मिंग वहाँ की जाती है। यानी हमारे यहाँ पे ये वाली खेती भी की जाती है। यानी हमारे यहाँ पे छोटे लैंड फॉर्म है तो बड़े लैंड फॉर्म ही पाए जाते हैं, बड़े बड़े खेत भी हैं हमारे यहाँ पर इंडिया में। दूसरा पॉइंट बेटे इसका कि इट इज मोस्टली प्रैक्टिस इन एरिया ऑफ हाई पॉपुलेशन, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है वहाँ पर इस तरीके की खेती की जाती है। और जहाँ पे ज़मीन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, यानी कि बहुत सारे लोग इस पे डिपेंड हैं, ज़मीन कम है, इस तरीके की फार्मिंग की जाती है वहाँ पे जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ऑब्वियसली बात है इंडिया है, इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और ज़मीन कम है हमारे पास 2.4% ज़मीन है और हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो इसका नतीजा क्या हुआ कि ज़मीन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। प्लस एक और चीज़ आती है यहाँ पर कि प्रेशर की जब हम बात करते हैं कि लैंड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बेशक ज़मीन बहुत ज़्यादा है हमारे पास, लेकिन ज़मीन पे प्रेशर क्यों है बेटा, क्योंकि हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे रीति रिवाज हैं जैसे कि हम पढ़ चुके इनहेरिटेंस लॉ। जो इनहेरिटेंस लॉ बनाया गया है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि फैमिली में जो ज़मीन होती है उसको अलग अलग जो मेंबर्स होते हैं, जैसे जो यहाँ पे मेल होते हैं, हमारे यहाँ पे तो सबके लिए होता है कि फादर की जो प्रॉपर्टी है, जो ज़मीन है, उस पर जितने भी बच्चे हैं उन सब का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, वेदर इट इज़ बॉय और गर्ल। तो उसके अकॉर्डिंग वो ज़मीन बांट दी जाती है। अब जब वो ज़मीन बढ़ती है, जैसे एक फैमिली है उसमें 4 बेटे हैं, उनमें चारों में बांट दी गई ज़मीन, 4 टुकड़े हो गए। अब उन 4 बेटों के और 2 बेटे हैं तो उनमें भी बट गई वो ज़मीन। तो इसका मतलब क्या हुआ, लैंड होल्डिंग छोटी हो जाती है, ज़मीन छोटी हो जाती है, मेंबर ज़्यादा हो जाते हैं, इसीलिए वहाँ पे प्रेशर जो है हाई प्रेशर है लैंड के ऊपर। देन इट इज़ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग। लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है यानी कि यहाँ पर जो आपके मेंबर हैं, जो लेबर हैं, वो ज़्यादा लगते हैं, मैनुअल वर्क बहुत ज़्यादा लगता है इस तरीके की फार्मिंग में। देन मॉडर्न इनपुट्स लाइक HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब चीज़ें जो होती हैं बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं, क्या करने के लिए, ऑब्टेन हायर प्रोडक्टिविटी, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी गेन करने के पर्पज़ से इन सब चीज़ों को यहाँ पर यूज़ किया जाता है। देन फाइनल
इरिगेशन फैसिलिटीज़, जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ है यानी खेती बाड़ी के लिए पानी तो चाहिए, तो इरिगेशन फैसिलिटीज़ कहाँ से प्रोवाइड होती है? ट्यूबवेल, कैनल से लिया जाता है पानी, जो होता है वहाँ से कंज्यूम किया जाता है, लिया जाता है। तो ओवरऑल ये जो फार्मिंग है, ये जो इंटेंसिव फार्मिंग है, बड़ी ज़मीन पे, बड़ी लैंड होल्डिंग पे, बड़े बड़े फार्म पे किया जाता है। यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ पे उस तरह की एरिया में ये एग्रीकल्चर की जाती है। लेबर इंटेंसिव फार्मिंग होती है, इसमें मॉडर्न इनपुट्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। इरीगेशन फैसिलिटीज़ जो होती हैं वो ट्यूबवेल, कैनल्स, ये यूज़ किए जाते हैं यहाँ पे। देन इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग मोर देन वन क्रॉप इन अ ईयर इज रेज्ड, यानी इस तरीके की जो फार्मिंग होती है उसमें एक साल में एक से ज़्यादा क्रॉप जो होती है वो उगाई जाती है। ये नहीं कि एक ही बार में पूरे साल में एक उपज उगा दी, एक फसल उगा दी, हो गया, नहीं। तभी हमने कहा था कि इस तरीके के फार्मिंग में ज़मीन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर होता है। दैट मीन्स कि वहाँ पर एक साल में एक से ज़्यादा क्रॉप जो होती है वो उगाई जाती है। देन इट रिक्वायर ह्यूज कैपिटल एंड ह्यूमन लेबर, इसमें बहुत पैसे की जरूरत है। कैपिटल का मतलब यहाँ पे पैसे से है, इनपुट से है पैसा, उसमें जैसे पेस्टिसाइड्स खरीदना, फर्टिलाइजर खरीदना, उसको काटने के लिए थ्रेशर्स चाहिए, मशीन्स चाहिए, वो सब में पैसा खर्च होना, प्लस ह्यूमन लेबर भी चाहिए, यानी कि वहाँ पे जो मैनुअल काम करने वाले जो होते हैं, हाथों से जो काम होता है, वो सारे भी वहाँ पे चाहिए। देयर इज ह्यूज प्रेशर ऑन द लैंड, जो अभी बता दिया आपको कि प्रेशर बहुत होता है ज़मीन के ऊपर ड्यू टू द इनहेरिटेंस लॉ, और प्लस पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वो ज़मीन छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाती है। तो ये क्या हो गई बेटे आपकी इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर हो गई। तो ये हो गई आपकी सेकेंड। थर्ड जो आपकी है दैट इज़ द कॉमर्शियल फार्मिंग। जो थर्ड टाइप ऑफ जो हमारी वो है फार्मिंग, दैट इज़ द कॉमर्शियल फार्मिंग। नाम ही जब इसका कॉमर्शियल है, कॉमर्शियल मतलब व्यापारिक, जो व्यापार के लिए यूज़ की जाती है, कॉमर्स के लिए यूज़ की जाती है, ट्रेड के लिए यूज़ की जाती है, उस तरीके की फार्मिंग को हम क्या कहते हैं? आपकी कॉमर्शियल फार्मिंग कहा जाता है उसको। तो दो हम कर चुके हैं, प्रिमिटिव एंड सेकेंड वन इज द इंटेंसिव। तो ये थर्ड जो है हमारी क्या है? दैट इज द कॉमर्शियल फार्मिंग। अब कॉमर्शियल फार्मिंग में क्या क्या फीचर्स हैं उसके, वो देख लेते हैं अब हम एक बार। कॉमर्शियल फार्मिंग में बेटा दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज डन ऑन अ लार्ज स्केल, एक बहुत बड़े पैमाने पे इसको किया जाता है। बड़ी बड़ी इसके अंदर ज़मीन बहुत बड़ी होती है, काफ़ी बड़े स्केल पे होती है ये। और दूसरा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज़ यूज टू अर्न गुड प्रोडक्शन एंड इनकम। इस पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी, अच्छी मशीन्स हो गई, अच्छी तकनीक यूज़ कर कर, टेक्नोलॉजी यूज़ कर कर यहाँ पर वो यूज़ करके, यहाँ पे मेन कारण क्या होता है कि अच्छे से अच्छा पैसा कमाना, टू अर्न प्रॉफिट, उसमें अपना मुनाफा कमाना, अच्छी इनकम लेना, प्लस अच्छा प्रोडक्शन होगा, ऑटोमेटिकली अच्छी इनकम हो जाएगी उनकी। तो मेन पर्पस क्या होता है? गुड प्रोडक्शन लाने के लिए मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ की जाती है। देन थर्ड, कि इन दिस फार्मिंग ह्यूज लेवल ऑफ इनपुट्स आर यूज्ड। इस तरीके की फार्मिंग में इनपुट्स, जो चीज़ें यूज़ होती है ना इसमें खेती बाड़ी में, वो बहुत ज़्यादा ह्यूज लेवल पर इसको यूज़ करते हैं वो लोग। जैसे इंसेक्टिसाइड, HYV सीड्स हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए। HYV सीड्स क्या होता है? हाई यील्डिंग वैरायटी सीड, यानी ऐसे सीड जिसमें कि बहुत ज़्यादा यील्ड आती है, बहुत ज़्यादा उसमें उत्पादन होता है। तो इस तरीके के सीड यूज़ करना। तो इन सब चीज़ों में क्या होता है? इन्वेस्ट करना पड़ता है, बहुत पैसा यूज़ होता है इसमें। प्रोडक्शन इज डन, अब जो भी इसमें प्रोडक्शन किया जाता है, मेन प्रोडक्शन का कारण क्या होता है? कॉमर्शियल पर्पस के लिए, व्यापार के लिए किया जाता है, प्रॉफिट के लिए किया जाता है, गेन करने के लिए किया जाता है, अच्छी अर्निंग करने के लिए किया जाता है। अब कमर्शियल फार्मिंग में मेनली कौन कौन सी तरह की क्रॉप्स जो होती हैं वो उगाई जाती हैं? राइस, व्हीट, कॉटन, शुगर केन, जूट, टबैको, ये सारी वो खेती है या ऐसी फसल है, क्रॉप्स हैं जो कि कमर्शियल फार्मिंग कहलाती हैं। राइस सबको पता है, चावल, गेहूं, कॉटन हो गया कपास, शुगर केन हो गया आपका गन्ना, जूट हो गया पटसन, और टबैको हो गया तंबाकू। ये सारी जो है फसल आप हमारी इसमें उगाई जाती हैं। कौन सी तरह की फार्मिंग में? कॉमर्शियल फार्मिंग में। और इस तरीके की फार्मिंग यानी कॉमर्शियल फार्मिंग हमारे यहाँ पर
कहाँ की जाती है? तो इट इज़ प्रैक्टिस इन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। वहाँ पर इस तरीके की फार्मिंग जो है वो की जाती है, यानी हमारे यहाँ पे कमर्शियल फार्मिंग इन स्टेट्स में की जाती है। अब आता है दूसरा हमारा प्लांटेशन फार्मिंग। प्लांटेशन फार्मिंग देखो बेटा, तो प्लांटेशन फार्मिंग जो है वो कमर्शियल फार्मिंग का ही एक पार्ट होती है, यानी कि कमर्शियल फार्मिंग का ही एक फॉर्म है प्लांटेशन फार्मिंग। तो प्लांटेशन फार्मिंग में क्या होता है कि डेफिनेशन जैसे कोई पूछ लेता है आपसे कि प्लांटेशन फार्मिंग क्या होती है, तो प्लांटेशन फार्मिंग में क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ फार्मिंग इन विच वन टाइप ऑफ प्लांट इज यूज टू ग्रो ऑन अ लार्ज स्केल, उसको कहेंगे हम लोग प्लांटेशन फार्मिंग। तो पहला फीचर क्या है प्लांटेशन फार्मिंग का वो देख लो कि इट इज अ फॉर्म ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। जो अभी मैंने बताया कि ये कमर्शियल फार्मिंग का ही एक टाइप है, एक फॉर्म है। इन दिस फॉर्म ऑफ फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पस। इस तरीके की फार्मिंग में जो क्रॉप उगाई जाती है वो कमर्शियल पर्पस के लिए, व्यापार के लिए उगाई जाती है, बेचने के लिए, खाने के लिए या फैमिली पर्पस से नहीं होता, सिर्फ बेचने के लिए, कमर्शियल के लिए, ट्रेड के लिए उगाई जाती है। थर्ड फीचर इसका कि इन दिस फार्मिंग अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन लार्ज स्केल। जो डेफिनेशन अभी बताई मैंने आपको कि इस तरीके की फार्मिंग में एक सिंगल क्रॉप जो होती है बड़े एरिया में, बड़े स्केल पर उसको बोया जाता है, उसको उगाया जाता है। देन फोर्थ फीचर क्या हो गया बेटा इसका कि इट इज लेबर इंटेंसिव फार्मिंग। ये बहुत बड़े स्केल पे होती है बेशक, लेकिन ये क्या है? लेबर इंटेंसिव है। यहाँ पे ज्यादातर काम जो होता है वो हाथों से किया जाता है, मशीन से कम होता है यहाँ पे काम। तो क्या है? ये लेबर इंटेंसिव फार्मिंग भी है। इन दिस फार्मिंग गुड ट्रांसपोर्ट। इसमें क्या होता है बेसिक एक चीज और क्या खास बात है कि जहां पर प्लांटेशन फार्मिंग होगी वहां पर उस सामान को, जो भी वो क्रॉप उगाई जा रही है, उस चीज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए क्या चीज चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन अच्छी चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छा चाहिए, मार्केट फैसिलिटी, सबसे बेसिक कि मार्केट फैसिलिटी जो होती है वो भी चाहिए। जहाँ पे हम लोग प्लांटेशंस करते हैं या प्लांटेशन फार्मिंग को किया जाता है वहाँ पर मार्केट पास में होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो रॉ मटेरियल है फटाफट वो मार्केट तक पहुँचाया जा सके, टू मेंटेन द फ्रेशनेस ऑफ दैट प्रोडक्ट। अगर देर हो जाएगी, जैसे शुगर केन ले लेते हैं हम लोग, गन्ना ले लेते हैं कि गन्ना जो है वो उगाया गया भाई, चलो गन्ने को उगा के काट दिया गया, काटने के बाद अगर उसको हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा के आ रहे हैं या इंडस्ट्रीज तक पहुंचा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं है भाई, तो बैलगाड़ी से लेके जा रहा है केक, बैलगाड़ी से लेके गया, 1 दिन लगा, 1.5 दिन लगा, 2 दिन लग गया, तो क्या होता है उसका जो उसके अंदर जो सिट्रस जो वो है पार्ट है उसका वो सूख जाएगा, या कंटेंट जो होता है उसका वो कम हो जाएगा, सुक्रोज कंटेंट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। उसके जूस को क्या कहते हैं? शुगर केन के जूस को सुक्रोज कहा जाता है, वो कम हो जाएगा। तो इसका नतीजा क्या होगा कि उसके अंदर जो एक तरह से फार्मर्स को क्या होगा? नुकसान होगा। ये तो क्या होता है कि मार्केट जो होती है वो नज़दीक होनी चाहिए प्लांटेशन फार्मिंग के लिए। अब हम कहते हैं कि भी प्लांटेशन फार्मिंग, तो प्लांटेशन फार्मिंग में कौन कौन सी फसल जो है या कौन कौन सी ऐसी क्रॉप जो है वो उगाई जाती है। 6th पॉइंट देखो बेटा, इन द इंडिया, मतलब कि ये जो आपके प्लांटेशन फार्मिंग है वो भारत में कौन कौन सी जो प्लांटेशन फार्मिंग है वो की जाती है। तो सबसे पहले टी, कॉफी, रबर, शुगर केन, बनाना, ये सारी जो है क्या है बेटा? प्लांटेशन क्रॉप्स है। टी पता है, चाय पत्ती, कॉफी, रबर और शुगर केन गन्ना, बनाना, केले, ये जो है प्लांटेशन फार्मिंग है। और बेसिकली ये जो है इनको उगाया जाता है तो बेचने के लिए, उसको सोल्ड करने के लिए, टू यूज टू इन द पर्पस ऑफ ट्रेड ओनली, इसके लिए उसको यूज किया जाता है। अब हमारे यहाँ पे प्लांटेशन फार्म्स किधर किधर है या कहाँ कहाँ पे ज्यादातर इस तरीके की फार्मिंग की जाती है? फर्स्ट केरला साउथ में है, कर्नाटका सेम इन साउथ, आसाम, महाराष्ट्र एंड नॉर्थ बंगाल, यहाँ पर प्लांटेशन फार्मिंग की जाती है। केरल, कर्नाटका, आसाम चाय पत्ती, केरल कर्नाटका कॉफी, नॉर्थ बंगाल, आसाम रबर,
देन महाराष्ट्र, आपका ये नॉर्थ बंगाल हो गया शुगर केन का, बनाना भी साउथ में भी हो गया हमारा बनाना। तो ये क्या है बेटा, आपके प्लांटेशन फार्मिंग्स है। यानी यहाँ पे हमने 3 तरह की फार्मिंग कर ली है कंप्लीट। फर्स्ट प्रिमिटिव, सेकंड इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, तीसरी कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग में हमने एक और करी थी जिसका नाम है प्लांटेशन फार्मिंग। प्रिमिटिव में हमने एक और पढ़ा था जिसको कहते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, जिसको जूम कल्टीवेशन भी कहते हैं, जिसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है। तो 3 तरह की हम लोग यहाँ पे फार्मिंग कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं उसके बारे में। अब हमारा नया टॉपिक आएगा क्रॉपिंग पैटर्न, यानी कि कौन कौन से जो क्रॉप्स हैं किस किस इन्वायरमेंट में उगाई जाती हैं, कौन से सीजन में उगाई जाती हैं। तो इट इज़ द इन्वायरमेंटल डिफरेंसेस। इन्वायरमेंटल डिफरेंस है कि दैट गिव राइज टू डिफरेंट क्रॉपिंग सीजन। इन्वायरमेंट कभी कौन सा है, कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, कभी बारिश है। तो उस डिफरेंस की वजह से क्या बन जाते हैं, हमारे क्रॉपिंग सीजन बन जाते हैं। और मेनली बेटा क्रॉपिंग सीजन कितने होते हैं, 3 होते हैं हमारे यहाँ पे। क्रॉपिंग सीजन जो है वो कितनी तरीके के हैं, 3 हैं। क्रॉपिंग सीजन 3 टाइप ऑफ क्रॉपिंग सीजन है। पहला है रबी सीजन, खरीफ सीजन एंड जायद सीजन। रबी, खरीफ, जायद। रबी क्रॉप जो होती है वो सर्दी में उगती है, ये गर्मी में उगती है, ये इन दोनों के बीच में उगती है। तो अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे, है क्या 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 खास बात है इनमें, कौन से मौसम में उगाई जाती है, इसमें जो क्रॉप है कब काटी जाती है, कैसी बारिश होती है, इंडिया में कहाँ हो रही है, कौन कौन सी क्रॉप्स जो होती हैं कौन कौन से ग्रुप में आती है, रबी में कौन सी है, खरीफ में कौन सी है, जायद में कौन सी क्रॉप्स को उगाया जाता है। तो इस उसमें हम शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा रबी क्रॉप के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम रबी क्रॉप को देखते हैं कि रबी क्रॉप क्या होती है। तो बेटा रबी क्रॉप में हम बात करते हैं तो सबसे पहला, जब भी तुम्हें कोई फीचर बोला जाएगा कि राइट द फीचर्स ऑफ रबी क्रॉप्स, तो रबी क्रॉप्स के फीचर्स के लिए आप सबसे पहले ये लिखोगे कि भाई वो उगाते कब है, काटते कब है, ठीक है। फिर उसमें लिख दोगे कि बारिश कैसी चाहिए, फिर लिख देंगे हम लोग उसमें क्रॉप्स कौन सी उगाई जाती है, इंडिया में कहाँ कहाँ पर है। बेसिक 4-5 पॉइंट आपके इससे रेडी हो जाते हैं। पहला देखो, रबी क्रॉप आर सोन इन विंटर। सोन का मतलब उगाना। कब उगाते हैं, सर्दियों में उगा देते हैं। और सर्दियों में कब से कब तक, अक्टूबर से दिसंबर में उगा दी जाती है ये जो फसल होती है। और पक के तैयार कब हो जाती है, अप्रैल जून। जैसे अभी का जो मौसम चल रहा है तो कौन सी कटाई चल रही है, गेहूं की कटाई चल रही है, तो अप्रैल जून में उसको काट दिया जाता है। और सर्दियों में यानी अक्टूबर दिसंबर में उगा दिया जाता है। हो गया एक पॉइंट कि रबी क्रॉप्स जो होती हैं अक्टूबर दिसंबर में उगाई जाती हैं और भाई अप्रैल जून में काट ली जाती हैं। सर्दी में उगती है और गर्मी में काट दी जाती है। रबी क्रॉप्स। सेकेंड कि प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग विंटर। प्रेसिपिटेशन बारिश को कहते हैं। तो प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग विंटर मंथ ड्यू टू द वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स। सर्दियों में कई बार आपने नोटिस किया होगा सर्दियों में बारिश आती है, तो सर्दियों में जो बारिश आती है वो रबी क्रॉप को पकाने में बहुत हेल्प करती है। वो यानी कि जो कहते हैं ना हम लोग कि गेहूं की फसल के लिए बहुत अच्छी होती है जो सर्दियों में बारिश होती है। तो प्रेसिपिटेशन जब विंटर के समय में होती है, किसके कारण, वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन की वजह से जो बारिश होती है वो इस क्रॉप को, रबी क्रॉप को पकने में बहुत मदद करती है। इट इज़ वेरी बेस्ट फॉर द रबी क्रॉप। देन इंडिया में रबी क्रॉप जो है, जो आपकी गेहूं हुआ, जैसे बाकी और भी है रबी क्रॉप्स, ग्रीन रेवोल्यूशन जो है, हरित क्रांति जो है, उसकी वजह से पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ पार्ट्स जो हैं वहाँ पर रबी क्रॉप को सक्सेस करने में, यानी कि उसको और अच्छा करने में, उसको और सफल करने में, इस तरीके की क्रॉप के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन का बहुत बड़ा योगदान है। ग्रीन रेवोल्यूशन कब शुरू हुई थी, 60s में शुरू हुई थी, 1960s में शुरू हुई थी ये ग्रीन रेवोल्यूशन। अब ग्रीन रेवोल्यूशन है क्या, हरित क्रांति जिसे हम कहते हैं, है क्या चीज़ ये हरित क्रांति।
या ग्रीन रेवोल्यूशन है क्या? तो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? एक रेवोल्यूशन थी, एक क्रांति थी। क्रांति इन द सेंस की मारपीट नहीं, एक चेंज था बहुत बड़ा, एक ग्रोथ की गई थी। किसमें? एग्रीकल्चर के फील्ड में। क्या किया गया था कि जिसमें वीट और राइस के प्रोडक्शन को इंक्रीज किया गया विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक इनपुट्स, जैसे आपका HYV सीड्स हुआ, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स, इन सब चीज़ों को यूज करके just to increase the quality and quantity of wheat and rice in our country। तो अब फोर्थ पॉइंट आपका इसका रबी क्रॉप का कि इट द फीचर कि सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट, अब कौन कौन सी क्रॉप्स हैं रबी क्रॉप की जो बेसिकली उगाई जाती हैं? तो फर्स्ट इज वीट, बार्ली, ग्राम, पीस एंड मस्टर्ड। वीट गेहूं हो गया, बार्ली बाजरा हो गया, और बार्ली आई थिंक बाजरी मक्का हो गया, और ग्राम चना, पीस मटर, मस्टर्ड सरसों। ये जो है हमारी कौन सी क्रॉप्स है बेटा? ये रबी क्रॉप्स हैं। अब कौन कौन से स्टेट्स में इंडिया में रबी क्रॉप्स जो है वो उगाई जाती हैं? तो फर्स्ट इज द पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। ये सब वो स्टेट हैं जहाँ पर कि रबी क्रॉप्स को रेज किया जाता है, रबी क्रॉप्स को उगाया जाता है। सो फर्स्ट टाइप ऑफ क्रॉप सीजन इज द रबी क्रॉप सीजन, या रबी सीजन, या रबी क्रॉप्स कहा जाएगा उसको। तो रबी सीजन में जो क्रॉप्स उगाई जाती हैं वो रबी क्रॉप्स कहलाती हैं। रबी क्रॉप्स हमारी जो हैं, रबी क्रॉप्स कब उगाई जाती हैं? ये विंटर में उगाई जाती हैं और समर में इनको काट दिया जाता है, इनकी हार्वेस्टिंग कर ली जाती है। सो सेकेंड टाइप ऑफ सीजन इज द खरीफ सीजन। तो दूसरा जो हमारा सीजन है, क्रॉप सीजन जो है वो क्या है बेटे? खरीफ सीजन है। तो खरीफ सीजन का पहला पॉइंट देखिए कि खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन विद द ऑनसेट ऑफ मॉनसून इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। हमारे यहाँ पे खरीफ क्रॉप जो है वो मॉनसून के आने के समय, जब मॉनसून आने वाला होता है उस समय इनको उगा दिया जाता है भारत के अलग अलग जगहों पर। एंड हार्वेस्टिंग टाइम इन ऑफ दिस खरीफ क्रॉप इज सितंबर टू अक्टूबर। सितंबर और अक्टूबर में इस क्रॉप को, रबी खरीफ क्रॉप को काट लिया जाता है, उसको हार्वेस्ट कर दिया जाता है, उसकी कटाई कर ली जाती है। सो सेकेंड पॉइंट कि इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन ड्यूरिंग दिस सीजन। कौन सा सीजन? दिस सीजन का मतलब यहाँ पे खरीफ सीजन से है कि खरीफ सीजन में जो इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स उगाई जाती है वो है पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन। ये वो क्रॉप्स हैं जो कि खरीफ सीजन में उगाई जाती हैं। यानी कब उगाई जाती? ऑनसेट ऑफ मॉनसून में उगाई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। अब ये क्रॉप्स हो गई। अब आती है बारी कि हमारे यहाँ पे खरीफ क्रॉप्स कौन कौन से स्टेट्स में उगाई जाती है, कौन कौन से स्टेट्स में इनको बोया जाता है। तो सबसे पहला हुआ आसाम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र एंड अलॉन्ग विद द यूपी एंड बिहार। ये वो स्टेट्स हैं जहाँ पर कि वी यूज टू ग्रो द खरीफ क्रॉप्स। दैट मीन्स कि इन खरीफ सीजन वी यूज टू ग्रो खरीफ क्रॉप्स इन दीज एरियाज। सो तो हो गई आपके क्रॉप सीजन। पहला था हमारा रबी क्रॉप सीजन, सेकेंड इज द खरीफ क्रॉप सीजन एंड द थर्ड वन इज द जायद सीजन। जायद सीजन जो है बेटा खरीफ और रबी क्रॉप के बीच का सीजन होता है। यानी जब फसल काट ली जाती है और दूसरे वाली बोने को, यानी रबी क्रॉप को काट लिया जाता है, खरीफ को तैयारी हो जाती है उसकी बोने के लिए, उसके बीच का जो टाइम ड्यूरेशन होता है दैट ड्यूरेशन इज यूज्ड टू ग्रो द टाइप ऑफ क्रॉप दैट इज कॉल्ड द जायद क्रॉप्स। दैट सीजन पर्टिकुलरली सीजन इज कॉल्ड द जायद सीजन। तो ऐसी क्या उसके फीचर्स हैं? तो दिस सीजन फॉल्स बिटवीन, ये जो सीजन होता है जायद सीजन जो है वो रबी और क्रॉप जो खरीफ सीजन है उसके बीच में है। यानी मार्च से जून के बीच में, अप्रैल मार्च के वहाँ पे उसको काट दिया जाता है रबी क्रॉप को, और जब तक खाली रहता है जून तक, और उसके बाद आपकी ये जो हमारी खरीफ क्रॉप है उसको उगा दिया जाता है। तो इसका जो टाइम ड्यूरेशन के बीच का जो समय है उस समय जायद क्रॉप जो होती है वो उगाई जाती है। ये जो सीजन होता है जायद सीजन कहलाता है। सो इट इज़ अ शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग द समर मंथ।
गर्मियों के समय, यानी अभी जो चलेगा हमारा ये इसका जून का जो मौसम, जून का जो महीना है, मई जून, इस समय क्या होता है, ये जो सीज़न होता है इसे क्या कहते हैं, जायद सीज़न कहते हैं क्रॉप्स के लिए। तो कौन कौन सी क्रॉप्स हैं बेटा जो इस समय उगाई जाती हैं, जो ज़्यादातर आती है ट्रेंड में? वाटरमेलन, तरबूज, मस्क मिलन, खरबूजे, कुकुम्बर, खीरा, वेजिटेबल्स होगी बहुत सारी, और फॉडर क्रॉप, चारे की जो होती है ना फसल, वो सब उगाई जाती है जायद सीज़न में। तो ये 3 तरह की बेटे हमारी वो हो गई हैं क्रॉप सीज़न, दैट इज़ द रबी क्रॉप सीज़न, खरीफ क्रॉप सीज़न एंड जायद क्रॉप सीज़न। तो ये हमने अभी क्या पढ़ा है, क्रॉपिंग पैटर्न में क्रॉपिंग सीजन्स पढ़े हमने कि कौन कौन से सीज़न हैं 3, और कौन कौन सी इन क्रॉप सीजन्स में क्रॉप्स उगाई जाती हैं, फसल जो है वो यूज टू ग्रो इन दीज पर्टिकुलर क्रॉप सीजन्स। सो 3 seasons that we have read yet now. Now the next topic is basically regarded with the major crops in India. भारत की जो इम्पॉर्टेंट या मेजर जो क्रॉप्स हैं उनके बारे में है। तो हम इस टॉपिक में बेटा जो पढ़ने वाले हैं वो होगा हमारा कौन कौन सी क्रॉप्स हैं, इन क्रॉप्स को उगाने के लिए कैसी जोग्राफिकल और क्लाइमेटिक कंडीशंस की ज़रूरत होती है, वो इस टॉपिक को हम लोग क्लियर करें। नया टॉपिक शुरू करने से पहले बेटा मैं एक बार आपके साथ जस्ट आई वांट टू डिस्कस द बेसिक क्वेश्चंस रिगार्डिंग द टॉपिक्स वी हैव येट कंप्लीटेड। एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड जो टॉपिक हम कर चुके हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली उसमें एग्जाम्स में। तो जैसे हम पहला क्या कर चुके थे इसमें कि टाइप, उसमें सबसे पहले हमने एग्रीकल्चर, जैसे एग्रीकल्चर क्या है वो पढ़ा। तो एग्रीकल्चर की इम्पॉर्टेंस क्या है इंडियन इकोनॉमी में, एक क्वेश्चन बनता है आपकी कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, तो ये हम कर चुके थे। एक क्वेश्चन इसमें इस तरीके से फिर एक बनता है कंपेयर करना। तो वी हैव डन द टाइप ऑफ फार्मिंग, दैट इज़ द प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग, देन वी हैव डन द इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग and we have done the commercial farming. According to that we have done all these things. तो इसमें कंपेयर करने में कई बार आ जाता है कि इनमें कंपेयर कीजिए आप कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टाइप ऑफ फार्मिंग। या तो आपको प्रिमिटिव और इसमें इंटेंसिव में आ जाएगा कंपेयर करने के लिए, या फिर आपको इंटेंसिव और कमर्शियल में आ जाएगा कंपैरिजन करने के पर्पस से। तो ये क्या है आपके कंपैरिजन के लिए भी क्वेश्चन कई बार 5 या 3 मार्क्स में आ जाता है। देन कम द क्रॉपिंग पैटर्न में आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय रबी सीज़न या खरीफ सीज़न, या फिर आपका ये जो जायद सीज़न है इसकी क्या वो होती, कब क्रॉप्स जो होती है इसमें ग्रो की जाती है, एंड व्हेन वाज इट हार्वेस्टेड। तो इसका ड्यूरेशन पीरियड भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कि रबी क्रॉप जो है व्हेन वाज इट सोन एंड हार्वेस्टेड, या फिर खरीफ क्रॉप कब बोई जाती है, कब कटाई की जाती है इसकी। इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं हमारे। या खरीफ क्रॉप के आपके कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकते हैं, खरीफ क्रॉप जो होता है सीज़न जो है उसके फीचर्स लिखने के लिए आ जाएगा आपका। तो ये क्या है क्वेश्चंस हैं बेसिक जो इसमें पूछे जा सकते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड आपसे किए जा सकते हैं। और इसके अलावा बेटा 1 मार्क्स के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, जैसे कि मैंने एक टॉपिक अभी पिछले किया था इसमें कि जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है उसको वर्ल्ड में कहाँ कहाँ किस किस नाम से जाना जाता है, इंडिया में कौन से स्टेट में किस नाम से उसको बोला जाता है। तो ये क्या है, ये क्वेश्चंस हैं आपके जो इस तरीके से पूछे जा सकते हैं आपसे। देन इनमें कंपैरिजन भी आता है, खरीफ और रबी क्रॉप में कई बार पूछ लिया जाता है आपसे। कई बार पूछा जाएगा कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कि फार्मिंग प्रैक्टिस इंडिया में की जाती है उस पर डिपेंड होता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसमें फार्मिंग प्रैक्टिस इन इंडिया इज डिपेंड। या फिर इन विच टाइप ऑफ फार्मिंग प्रिमिटिव टूल्स आर यूज, प्रिमिटिव टूल्स कौन सी फार्मिंग में यूज़ किए जा सकते हैं या किए जाते हैं। या नेम द फार्मिंग इन विच द पैच ऑफ लैंड इज क्लियर्ड एंड बर्न फॉर कल्टीवेशन, एक ऐसी खेती, ऐसी एग्रीकल्चर जहाँ पे कि एक ज़मीन के टुकड़े को काट कर और उसको फिर बोया जाता है। तो ये क्वेश्चंस इस तरह से पूछे जा सकते हैं आपसे। तो ये इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो आपको किए जा सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जब हम शुरू करेंगे उसमें अलग अलग क्रॉप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन सी क्रॉप्स हैं जो कि इंडिया में उगाई जाती हैं और उनको
ग्रो अप करने के पर्पज से क्या क्या जोग्राफिकल और क्लाइमेटिक कंडीशन ज़रूरी है उनको उगाने के लिए, यानी जोग्राफी में यानी ज़मीन कैसी चाहिए, उसके लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए वो होना चाहिए, क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, कितनी बारिश होनी चाहिए, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, कैसी सनशाइन होनी चाहिए, वो क्या चीज़ें हैं, कितना उसके लिए हम कैसी इरिगेशन फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। तो इनके बारे में हम अभी आगे इस अगली उसमें पढ़ेंगे टॉपिक्स में। तो बेटा ये टॉपिक है हमारा कि मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया, जोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन फॉर ग्रोइंग दीज क्रॉप्स। तो इसके अकॉर्डिंग हम कौन कौन से भी पढ़ने वाले हैं वो देख लीजिए आप एक बार, कि इसमें हम राइस को पढ़ेंगे, कि राइस के बारे में पढ़ेंगे कि राइस क्रॉप जो होती है इसको ग्रो करने के पर्पज से व्हाट आर द जोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन टू ग्रो दिस टाइप ऑफ दिस क्रॉप। देन वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द व्हीट, मिलेट्स। मिलेट्स में हम 3 को पढ़ेंगे, ज्वार, बाजरा, रागी। देन मेज, पल्सेस, शुगर केन, ऑयल सीड्स, टी, कॉफ़ी एंड नॉन फूड क्रॉप जो है जैसे कि रबर, कॉटन एंड जूट। फिर एक टॉपिक हम करेंगे इसमें हॉर्टिकल्चर क्या होती है। तो नेक्स्ट उसमें हम इसी को कंप्लीट करने वाले हैं। और इससे पहले हम जो नया टॉपिक शुरू करें, इससे पहले अभी तक जो हमारे असाइनमेंट्स थे, जो 8 असाइनमेंट्स आपको 30 अप्रैल तक सबमिट करने थे, और येट नाउ many of the students have not submitted their assignments. So it is instruction and it is the mandatory that you have to submit your assignments up to 30th. आज आपकी लास्ट डेट है इसके सबमिशन के लिए। तो मैं होप करती हूँ आज आपके सभी असाइनमेंट्स आ जाने चाहिए। बहुत बच्चे हैं जिनके काफ़ी 8 के 8 असाइनमेंट्स सबमिट हो चुके हैं, बट स्टिल सम ऑफ यू हैव लेफ्ट दिस एंड द 30th इज द लास्ट डेट फॉर दिस एंड टोटल 8 असाइनमेंट्स आर देयर। आपको 8 असाइनमेंट्स हैं, यू हैव टू सबमिट दीज 8 असाइनमेंट्स। एंड अगर कुछ डाउट हो रहा है, आई थिंक आपको किसी चीज़ में अगर डाउट होता है तो आई हैव कॉन्टेक्टेड यू, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे। अगर कोई डाउट आ रहा है बेटे आपको, तो उससे अपने डाउट्स को क्लियर करके अपने असाइनमेंट्स को सॉल्व कीजिए आप। एंड जस्ट ट्राई टू डू दैट असाइनमेंट्स बिफोर योर दिस लास्ट डेट, दैट इज टुडे, दैट इज द 30th April. Okay, now students, just we are going to discuss about the assignments. जो असाइनमेंट्स हम दे चुके हैं उसके आंसर्स को डिस्कस करते हैं एक बार। फर्स्ट असाइनमेंट्स आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो। नाउ कम विद द सेकेंड असाइनमेंट। सेकेंड असाइनमेंट which have the last the date of submission is the 26th April, and yet few students have not submitted the assignment. So answers, let us discuss the answers of this assignment. So first question is that who was the Frederick Sorio? Frederick Sorio कौन थे? तो Frederick Sorio कौन था बेटा? कि he is a French artist. He painted a painting visualizing his dream of a world made up of democratic and social republic. उनकी इस पोर्ट्रेट का नाम क्या था? The world made up of democratic and social republic. ये उनकी पोर्ट्रेट जो बनाई थी उन्होंने, उसकी पोर्ट्रेट का नाम था। सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि डिफाइन द टर्म एब्सोल्यूटिस्ट। एब्सोल्यूटिस्ट क्या होता है? तो एब्सोल्यूटिस्ट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट where power are exercised by monarch or by one person. जहाँ पर जो पावर है वो एक आदमी या कोई भी एक पर्सन, जो वन पर्सन उसके उसमें कंट्रोल में होती है, वो उसको यूज़ करता है। सेकेंड क्वेश्चन, इथोपिया विजन क्या है, या इथोपिया वर्ड से मतलब क्या है आपका? तो द वर्ड इथोपिया मीन्स एन इमेजिन्ड प्लेस, एक काल्पनिक जगह या एक ऐसे सिचुएशन, चीज़ जिसमें कि एवरीथिंग इज परफेक्ट, सब कुछ परफेक्ट है, परफेक्ट रूल चल रहा है, कोई किसी का शोषण नहीं कर रहा, एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा, रूल रेगुलेशन से सब कुछ चल रहा है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। इथोपिया यानी काल्पनिक विजन है। नेम द सोरियोस पेंटिंग, सोरियो की पेंटिंग का नाम क्या था? तो वो हम अभी कर चुके हैं, दैट इज द वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। फिफ्थ क्वेश्चन बेटा पूछा गया आपसे कि विच स्टेट इन यूरोप बिकम फुल फ्लेडेड टेरिशियल स्टेट आफ्टर 1789। 1789 के बाद ऐसा कौन सा देश था यूरोप में जो पूरी तरीके से क्या था,
फुल फ्लेडेड टेरिशियल, एक बाउंड्री बन चुकी थी उसकी, ऐसा कौन सा देश था, यानी एक तरीके से यूनिफाई हो चुका था। तो 1789 में कहाँ पे रेवोल्यूशन हुई थी? फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी। तो कौन सी कंट्री हो जाएगी यहाँ पे? फ्रांस आंसर आ जाएगा इसका। 6 देखिए, विच वॉज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ फ्रांस? फ्रांस की नेशनल लैंग्वेज क्या है? तो फ्रांस की नेशनल लैंग्वेज क्या है बेटा? फ्रेंच है यहाँ पर आंसर। 7th क्वेश्चन देखिए, नेम द न्यू फ्लैग विच वॉज रिप्लेस्ड बाय द फॉर्मर रॉयल फ्लैग। रॉयल फ्लैग को चेंज करके हटा के नया जो फ्लैग बनाया गया था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम क्या था? ट्राई कलर नाम था उसका। तो हु डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी इन फ्रांस? फ्रांस में किसने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया था, किसने खत्म कर दिया था? तो कौन आया था 1804 में वहां पर? तो वहां पर कौन आया था? आए थे हमारे नेपोलियन। नेपोलियन 1804 में आए और सबसे पहले उन्होंने ही वहां से डेमोक्रेसी को खत्म किया। What was the main occupation in the mid 18th century in Europe? लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या था? तो फार्मिंग था वहां पर। When was Napoleon defeated? नेपोलियन कब हार गया था? 1815 में वाटरलू की बैटल में हार गया था। By whom Napoleon was defeated? नेपोलियन को किसने डिफीट किया था? तो कंबाइंड फोर्स किसकी थी? कंबाइंड फोर्स ब्रिटेन, प्रुशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, इनकी कंबाइंड फोर्स जो थी इट यूज टू डिफीट नेपोलियन इन द बैटल फील्ड ऑफ वाटरलू 1815 में। हु कैरीज द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म टू अदर पार्ट ऑफ यूरोप? यूरोप के दूसरे भागों में कौन थे जिन्होंने नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी, नेशनलिज्म का जो आइडिया था वो पहुंचाया? तो ये हम कर चुके हैं उसमें रेवोल्यूशनरीज में, कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थे उस टॉपिक में किया था हमने कि जो आर्मी मैन थे, फ्रेंच आर्मी मैन, उन्होंने ये आइडिया फ्रांस से दूसरे देशों में, यूरोप के दूसरे देशों में भी फैलाया था। राइट द लिमिटेशन ऑफ नेपोलियनिक कोड 1804। तो नेपोलियन ने जो बनाया था अपना ये सिविल कोड, नेपोलियन कोड बनाया था 1804 में, उसमें कमी क्या थी? लिमिटेशन का मतलब कमी क्या थी? तो एक कमी क्या हमने पढ़ी थी उसमें कि वहां पर देयर इज नो राइट फॉर विमेन टू वोट। विमेन को वोट का कोई भी राइट नहीं था। दे आर नॉट इक्वल टू मेन। देन हाउ डिड न्यू क्लास मर्ज? न्यू क्लास कैसे मर्ज हुई थी, कैसे आई थी? तो न्यू क्लास में कौन कौन थे? जो एजुकेटेड पीपल थे, जिन्होंने की अपनी अर्निंग कहाँ से करी थी? ओवरसी ट्रेड के थ्रू उन्होंने अपनी अर्निंग अर्न की थी और उस तरीके से एक नई क्लास, पढ़ी लिखी क्लास जो थी वो मर्ज हुई थी। फिर आपको कुछ डिटेल क्वेश्चंस दे रखे हैं बेटा कि रोल ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशनरी, वो क्वेश्चन आंसर्स में हम कर चुके हैं कि क्या क्या रोल था उनका लोगों तक ये पहुंचाने के लिए, कि उन्होंने ला पार्टी और ये ली सिटोइन वाली जो फीलिंग, वो जो आइडिया था वो दिया था। रॉयल फ्लैग को चेंज करके नेशनल जो फ्लैग बनाया था इन्होंने नया, वो हुआ था। नेशनल लैंग्वेज जो थी फ्रांस को वो दी गई थी। इस तरीके से जो प्रिविलेजेस थे अलग अलग उसमें बटे हुए थे वो ख़त्म कर दिए, सबको इक्वलिटी का वो दिया गया। मेन को राइट टू वोट्स दिए गए, विमेन को नहीं, सिर्फ मेन को दिए गए थे। और कुछ इस तरीके से जो अच्छे वो थे, बल्कि इसमें पॉजिटिव बताना है आपने क्या क्या किया था। फिर आपसे क्वेश्चन किया गया है यहाँ पे दिस वन कि फीचर ऑफ नेपोलियनिक कोड, नेपोलियनिक कोड के फीचर बताने 1804 में। तो ये हम लोग नोट्स में कर चुके हैं कि 1804 में नेपोलियन जब आया था उसने कुछ रूल्स बनाए थे। तो वो रूल्स के बारे में था कि जिस तरीके से उसने इक्वालिटी को एनहेंस किया था, उसने आते ही डेमोक्रेसी ख़त्म कर दी थी, उसने जो कुछ भी पहले था उस सब चीज़ को चेंज कर दिया गया, वहाँ से मोनार्क को हटा के अपने हाथ में ले लिया था, डेमोक्रेसी को हटा दिया था उसने पूरा। मतलब बेसिक जो नेपोलियन कोड में फीचर्स थे वो लिखने हैं आपको। फिर एक क्वेश्चन है यहाँ पे, हु वर लिबरल्स एंड एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म इकोनॉमिकल पॉलिटिकल स्फीयर में। ये भी हम मैं करवा चुकी हूँ, आपको पीडीएफ में दे रखा है आपको नोट्स में कि लिबरल कौन है। लिबरल जिनकी, लिबरल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? फ्री, जो चाहते थे इक्वालिटी चाहते थे, राइट से पॉलिटिकल या फिर आपका इकोनॉमिक उसमें फील्ड में इक्वालिटी चाहते थे। पॉलिटिकल में हो गया राइट टू वोट वगैरह आ गया था, इकोनॉमिक में ट्रेड मार्केट से रिलेटेड जो चीज़ें थी वो इसमें आ जाएंगी। फिर आपसे क्वेश्चन किया गया है ये वाला कि डिफाइन
द टर्म जॉल्वेरियन। जॉल्वेरियन क्या था? तो कस्टम यूनियन थी जो कि 1834 में बनाई गई थी। इसके फीचर्स क्या थे कि भाई ये कस्टम यूनियन जिसमें कि ग्रुप में थे ये लोग मेंबर जो थे जर्मनी के, उसके बाद और भी बहुत सारी कंट्रीज इसमें शामिल हो गई थी। बेसिक जो था ट्रेड से रिलेटेड कुछ बैरियर्स जो थे उसको रिमूव करना, सब एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, फ्री ट्रेड, फ्री फ्लो हो सके ट्रेड का। जो करेंसीज थी बहुत सारी उसको हटा के कुछ करेंसीज को वहाँ पे कर दिया गया था, सेलेक्ट कर दिया गया था। तो मेनली जॉल्वेरियन के फीचर्स बताने। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ यूरोपियन सोसाइटी। यूरोपियन सोसाइटी के स्ट्रक्चर बताना है। 3 भागों में बटी हुई थी यूरोपियन सोसाइटी, जैसे कि हमने पढ़ चुके हैं हम लोग। इसमें जो एरिस्टोक्रेसीज थे, फिर एक हो गया हमारा इसमें जो वर्कर्स थे, देन आ गया ये हमारे पीजेंट्स जो थे, सॉरी, और थर्ड ग्रुप आ गया मिडिल क्लास। इसको एक्सप्लेन कर देना आपको। फिर आती हैं डेट्स। डेट्स देखो भाई, 1789 में क्या हुआ था? फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी। 1799 में नेपोलियन आ गया था। 1815 में नेपोलियन डिफीट हो गया था वाटरलू की बैटल में। 1834 में जॉल्वेरियन की स्थापना की गई थी, फॉर्मेशन ऑफ जॉल्वेरियन हो गया था। देन राइट टू आइडियाज गिवन बाय न्यू मिडिल क्लास। न्यू मिडिल क्लास ने कौन से न्यू आइडियाज़ दिए थे? इक्वालिटी के दिए थे भाई। उन्होंने कहा था कि ये चीज़ें होनी चाहिए, सबको राइट्स होने चाहिए, सबको पॉलिटिकल इक्वालिटी होनी चाहिए। वो जो बहुत सारे पॉइंट्स हैं उनमें से कोई भी 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। 3 मार्क्स है, दैट मीन्स यू हैव टू राइट द 3 पॉइंट्स नॉट 2 पॉइंट्स। व्हाट वर द प्रॉब्लम इन द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म बाय लिबरल्स। लिबरल्स की प्रॉब्लम क्या थी? क्या जो था ऐसा जो वो नहीं कर पा रहे थे? तो एक तो था उसमें राइट्स सबको इक्वल नहीं दिए गए थे, वो वाली बात इसमें एक्सप्लेन कर देनी है। फिर फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग का कि पूरा जो विजुलाइज क्या कर रखा था वो सारा आपको उस पेंटिंग में बता देना है। ये हो गया आपका असाइनमेंट नंबर 2। अब आते हैं हम असाइनमेंट नंबर 3 में कि असाइनमेंट नंबर 3 के आंसर्स क्या क्या है। आइए असाइनमेंट नंबर 3 देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट डज द वर्ड लिबरलिज्म मीन। तो लिबरलिज्म क्या है? एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या है? फ्री। और लिबरलिज्म एक ऐसा आइडिया जिसमें कि फ्री, इन सब चीज़ों को, फ्रीडम को, इन चीज़ों को प्रायोरिटी देते हैं। द पीपल हु फॉलो द दिस लिबरल आइडियाज इज कॉल्ड द लिबरल। और ये जो आइडिया है इसको लिबरलिज्म कहा जाएगा। विच कंट्रीज मेट एट द ट्रीटी ऑफ वियना। वियना की ट्रीटी में कौन से देश मिले थे? तो यूरोपियन पावर्स जो थी वो वहाँ पे मिले थे। यूरोपियन पावर्स वियना में मिले थे। किसके लिए? ट्रीटी ऑफ वियना करने के लिए। व्हाट वाज द एम ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना का एम क्या था? तो क्या एम था ट्रीटी ऑफ वियना का बेटा? टू रिवर्स, उल्टा कर देना। क्या? reverse the most of changes that was done by Napoleon before 1815. 1815 से जो भी नेपोलियन ने किया था उस सबको चेंज कर देना। Then question 4, what was the main aim of revolutionary during 1815? 1815 में revolutionary के main aim क्या थे? तो to oppose monarchical form of government, monarchical form of government को oppose करना। यूसुफ मज़ानी कौन था? एक इटालियन रेवोल्यूशनरी था और इसने 2 सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी उसमें, और ये खुद एक मेंबर था कार्बोनरी नाम की सीक्रेट सोसाइटी का। अब आता है क्वेश्चन, कौन सी 2 सोसाइटी बनाई थी भाई उसने? तो एक बनाई थी इसने यूसुफ मज़ानी ने यंग इटली मर्सलीज में, यंग यूरोप बेरिन में। मैटरनिक ने मज़ानी को कैसे एक्सप्लेन किया? तो क्या कहा था उसने? द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। किसने कहा था? मैटरनिक ने। किसके लिए कहा था? मज़ानी के लिए कहा था। विच डायनेस्टी वॉज रिस्टोर्ड आफ्टर 1815। 1815 के बाद कौन सी डायनेस्टी को वापस ले आया गया? तो बर्बन डायनेस्टी जो थी उसको वापस लेके आया गया था। विच वॉज द मेजर इशू टेकन अप बाय द लिबरल नेशनलिस्ट। लिबरल नेशनलिस्ट ने कौन से इशूज़ को सबसे ज़्यादा फोकस किया था? किस चीज़ को किया था उसने फोकस? कि जो इक्वालिटी है या पॉलिटिकल राइट, जो इकोनॉमिकल राइट्स है वो दिए जाए हम लोगों को भी, और राजा का रूल है वो वहाँ से ख़त्म कर दिया जाए, मोनार्की को फिनिश कर दिया जाए। 10th क्वेश्चन देखिए बेटा यहाँ पे। तो आपका 10th क्वेश्चन जो है वो है हु होस्टेड द कांग्रेस ड्यूरिंग ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना के दौरान कौन था जिसने इस ट्रीटी को होस्ट किया था? तो ड्यूक मैटरनिक। कौन था वो? चांसलर, ऑस्ट्रिया का चांसलर ड्यूक मैटरनिक जो थे उन्होंने इसको होस्ट किया था। फिर आता है आपके डिटेल क्वेश्चन जो आपके नोट्स में से आपको इजीली प्रोवाइड है कि ट्रीटी ऑफ वियना के पॉइंट्स बताइए, क्या क्या हुआ था, क्या थिंकिंग थी कंजर्वेटिव्स की, व्हाट वर द इम्पैक्ट ऑफ कंजर्वेटिव थिंकिंग, क्या असर हुआ उसका।
कुछ पॉइंट यूसुफ मज़ानी के बारे में मैंने लिखवा रखे हैं, आपको वो लिख देना इसमें। कुछ रोल ऑफ रेवोल्यूशनरी 1815 के बाद रेवोल्यूशनरी के जो पॉइंट्स हैं वो लिख देने हैं आपको। तो ये हो गया आपका असाइनमेंट नंबर 3। नाउ कम टू असाइनमेंट नंबर 4। दिस इज असाइनमेंट नंबर 4। ओके, कम टू असाइनमेंट नंबर 4। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रोमांटिक इमेजिनेशन क्या थी 1830 से 1840 के बीच में? क्या था मेन मकसद उनका? टू डेवलप द सेंटिमेंट ऑफ नेशनलिज्म, मेनली नेशनलिज्म डेवलप करना ही इनका मेन मकसद था। फिर क्वेश्चन है आपका, वाई डिड पीरियड बिटवीन 1830 से 1848 के बीच में जो समय था उसको एज ऑफ रेवोल्यूशन क्यों कहा गया था? बिकॉज इस समय बहुत सारी रेवोल्यूशंस हुई थी, जैसे जुलाई रेवोल्यूशन, ग्रीक वॉर फॉर इंडिपेंडेंस जो हुई थी वो इसी समय हुई थी, इसीलिए इसको कहा जाता है एज ऑफ रेवोल्यूशन। बर्बन किंग के बाद नया राजा जो था वो कौन बना था? तो वो आपका आंसर क्या है जो हम लोग कर चुके कि बर्बन राजा को जब हटा दिया गया था तो किसको वापस वहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया? सो लुइस फिलिप जो है बर्बन किंग के बाद नया जो किंग था वो लुइस फिलिप। व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की? कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की होता क्या था? एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की हेल्प से रूल रेगुलेशंस चलता है एंड किंग इज ऑल्सो देयर। That means it is a form of government in which the rule is run by the help of constitution plus king is also there. Next question, during 1830 Belgium is a part of which kingdom? बेल्जियम किसका पार्ट था? तो बेल्जियम 18 उसमें 30s के समय ऑटोमन एम्पायर का एक पार्ट था। When did the Greek struggle for the independence started? तो ग्रीक में स्ट्रगल कब शुरू हुआ? 1821 में। जॉन गॉटफ्राई कौन था? एक जर्मन फिलोसोफर था जिसने की पॉपुलराइज ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन की जो ट्रू स्पिरिट है, जोश था लोगों में, फोक सॉन्ग्स और पोएट्री, डांस वगैरह, इसके थ्रू लोगों में उसने मोटिवेट किया। देन क्वेश्चन कि विच सिविलाइजेशन इज कॉल्ड द क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन? किसको कहा जाता है क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन? तो ग्रीक सिविलाइजेशन को बोला जाता है। दास वॉल्क का मतलब यहाँ पे क्या हुआ बेटा? कॉमन मैन या कॉमन पीपल। देन क्वेश्चन आपके आए हुए हैं यहाँ पे, शॉर्ट नोट ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में, प्लस एग्जाम्पल बताइए जिसमें कि आप कंट्रीब्यूशन बता सकते हो इसका कल्चर का नेशनलिज्म को ग्रोथ करने के लिए। तो वो 4-5 हम पहले कर चुके हैं, उसमें उसको एक्सप्लेन कर दोगे अब। सो योर 4th असाइनमेंट इज डन। देन कम टू योर 5th असाइनमेंट। This is your 5th assignment. Okay. First question, start with the first question. What was the main reason for the hunger hardship in 1830 and 48 in Europe? यूरोप में सबसे मेन प्रॉब्लम क्या थी जिसकी वजह से प्रॉब्लम शुरू हुई? तो सबसे मेन रीज़न क्या है? ग्रोइंग पॉपुलेशन, जिसकी वजह से हंगर हार्डशिप ये सब शुरू हो गया। वाई डू पीपल माइग्रेट? लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जा रहे थे? फॉर जॉब, फॉर सर्च ऑफ फूड, इन सब चीज़ों की वजह से दे यूज टू माइग्रेट फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया। फ्रॉम वेयर द गुड्स वर इम्पोर्टेड टू द फ्रांस? कहाँ से इम्पोर्ट कर रहे थे फ्रांस में जो गुड्स थे? तो फ्रॉम इंग्लैंड। सेलेसा किसका पार्ट था? प्रुशिया का। वॉट वॉज द इशू ऑफ प्रोटेस्ट इन सेलेसा? सेलेसा में जो प्रोटेस्ट हो रहा था किस वजह से हो रहा था? मेन रीजन क्या था कि वो लोग इंक्रीज कर रहे थे, अपनी डिमांड कर रहे थे वेजेस को इंक्रीज करने के लिए, बट इट वाज नॉट एक्सेप्टेड। 11 वीवर जो थे वो मारे गए थे एक क्लैश में। कब हुआ था? कहाँ हुआ था? क्यों हुआ था? कब हुआ था बेटा? 1845 में हुआ था, सेलेसा में हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे फॉर इंक्रीमेंट इन द वेजेस। नेशन स्टेट क्या है? तो नेशन स्टेट क्या है? एक ऐसा एरिया, एक ऐसी जगह जिसका पर्टिकुलर बाउंड्री है, टेरिटरी है और उस पर रहने वाले लोग के होमोजेनियस हैं, यानी कि एक ही तरह का कल्चर है, उनका रीति रिवाज है, उनके ट्रेडिशन एक हैं। उस तरीके के एरिया को क्या कहा जाएगा? नेशन स्टेट बोलेंगे। पॉलिटिकल एसोसिएशन वर कंसिस्टेड
और डोमिनेटेड बाय विच क्लास, मेनली जितनी भी पॉलिटिकल एसोसिएशन थी वो किसके द्वारा ज़्यादा प्रभावित थी, तो मिडिल क्लास के द्वारा ज़्यादातर प्रभावित थी ये सब. देन हाउ मेनी मेंबर्स वर इलेक्टेड बाय वोटिंग, कितने लोगों को इलेक्ट किया गया था. 831 जो थे उनको इलेक्ट करा गया था. हम पढ़ चुके कि इतने लोग जो थे इनको इलेक्ट हुए थे. वो लोग फिर फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की तरफ जा रहे थे. उन्होंने जाके वहाँ पे प्रुशिया का जो किंग था फेडरिक विलियम उसको बोला, बट उसने एक्सेप्ट नहीं किया था. ये सब हम कर चुके हैं इसमें. देन क्वेश्चन इज वेयर वॉज फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट. अब मैंने जिक्र किया तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है कहाँ पर भाई, तो जर्मन रीजन जो है उसमें पड़ता है ये. हु वॉज द किंग ऑफ प्रुशिया, राजा कौन था उस समय प्रुशिया का 1848 में. 1848 में कौन था बेटा, विलियम. कौन था जिसको उसने कहा जाके बोला था उन्होंने कि भाई तुम जाके हमारा ये ले लो, ये स्वीकार करो, तो फेडरिक विलियम फर्स्ट जो था वो इसका राजा था जिसने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया था. हु सेड दीज लाइन, किसने कहा था कि आई वोंट एक्सेप्ट द क्राउन फ्रॉम गटर. किसने, ये मैंने लाइन आपको एक्सप्लेन करी थी, किसने कहा था ये किसने, फेडरिक विलियम फोर्थ ने कहा था कि मैं ये नहीं स्वीकार करूंगा ऐसे. वाई डिड वर्कर्स एंड द पीजेंट्स विदड्रॉ देयर सपोर्ट फ्रॉम पार्लियामेंट, क्यों उन्होंने अपना विदड्रॉ कर लिया था पार्लियामेंट से सपोर्ट को, क्यों किया था, क्योंकि देयर डिमांड्स वर डिनाइड, क्योंकि उनकी डिमांड्स को माना नहीं जा रहा था. हु वॉज लुइस ऑटो पीटर, लुइस ऑटो पीटर कौन था, तो हम कर चुके हैं. कौन थी, सॉरी, एक आर्टिस्ट थी जिन्होंने कलेक्ट किया था फोक सॉन्ग्स, पोएट्रीज वगैरह, लोगों के मन में नेशनलिज्म की जो भावना है, फेमिनिज्म जो है उसको प्रवोक करने के पर्पज से. देन 17th क्वेश्चन, कि व्हाट वाज द पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ वुमेन. 1848 के बाद वुमेन का पॉलिटिकल स्टेटस क्या था कि दे डू नॉट हैव द राइट टू वोट. सिर्फ वो क्या थे, ऑब्जर्वर बनी थी, बाकी उनको कोई राइट नहीं था. व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ 48, ये आपका 5 पॉइंट लिखने हैं आपको, ये हम लोग नोट्स में कर चुके हैं. सो नेक्स्ट असाइनमेंट इज 6th असाइनमेंट. देखो here your 6th assignment. पहला है आपका फ्रांस sneezes the rest of Europe catches fire. किसने कहा था ये कहा था ड्यूक मैटरनिक ने कहा था ये. When did the Germany achieve unification? यूनिफिकेशन कब हुआ, 1871 में. ऑटोमन बिस्मार्क कौन था, एक चीफ मिनिस्टर थे ये प्रुशिया के, जिसको आर्किटेक्ट ऑफ जर्मनी भी कहा जाता है. हु वॉज द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली, यूनाइटेड इटली का राजा किसे बनाया गया था, विक्टर एमिनल सेकंड को बनाया गया था. हाउ मेनी स्टेट्स डिड इटली डिवाइडेड, इटली कितने भागों में डिवाइड था, 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था ये. विच इटालियन स्टेट, कौन सा इटालियन स्टेट था जिसके ऊपर इटालियन प्रिंस रूल कर रहा था, तो सार्दिनिया पाइडमोंट था. हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली, इटली का पहला प्रधानमंत्री, पहला प्राइम मिनिस्टर किसको बनाया गया था, तो काउंट कैवेर जो थे उनको बनाया गया था. विच एंड वेन कंट्रीज वर डिफीटेड बाय प्रुशिया बिफोर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, कौन कौन से देश थे जिसको आजाद हराया गया था, तो 3 थे. डेनमार्क 1864 में, ऑस्ट्रिया 1866 में शायद, और फ्रांस 1871 में. 9th में आइए, किसने पावर को स्नीज कर लिया था 1688 में राजा से, जो मनार्की था उससे किसने छीन लिया था, तो इंग्लैंड ने. जो ब्रिटेन की हमने पढ़ा था यूनिफिकेशन, उसमें इंग्लिश पीपल जो थे उन्होंने. और अकॉर्डिंग टू कौन सा एक्ट था जिसमें यूनाइटेड किंगडम जो था ग्रेट ब्रिटेन जो फॉर्म किया गया था, तो एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में. नेक्स्ट, इन विच 2 ग्रुप्स, कौन से 2 ग्रुप्स थे जिसमें कि ये आयरलैंड डिवाइड था, तो कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स थे. कौन से ग्रुप को इंग्लिश पीपल सपोर्ट कर रहे थे, तो प्रोटेस्टेंट्स को कर रहे थे भाई. यूनाइटेड किंगडम जो था ब्रिटेन कब बना, 1801 में. इसका ब्रिटेन का नेशनल फ्लैग क्या है, यूनियन जैक. इसका नेशनल एंथम क्या है, गॉड सेव आवर नोबल किंग, नॉट क्वीन, किंग. बाकी यूनिफिकेशन आपको दे रखी है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, और इसकी इटली की दे रखी है. ये हो गया आपका 6th असाइनमेंट.
नेक्स्ट असाइनमेंट्स बेटा हम लोग नेक्स्ट अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और बाकी जो आपके असाइनमेंट्स रह गए हैं, आई होप यू आर गोइंग टू सबमिट ऑल योर असाइनमेंट्स बिफोर योर सबमिशन डेट, दैट इज द लास्ट डेट इज द 30th April. So I hope you are going to submit all your assignments to me. And thank you and have a nice day. वापस हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। गुड बाय।